उस समय हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि आई कैन डू द सिविल सर्विसेज. I moved to the National Police Academy, Hyderabad, where I spent 1 year. And then we were told in Hyderabad that our cadres have been announced, and I got Punjab cadre. And next day, when the encounter continued, all the 10 terrorists were killed. But then we had to go into the bulletproof tractor. और वो मीटिंग ग्रांट की गई और उस मीटिंग में यूनाइटेड नेशंस की जो पहली पोस्टिंग थी वो ज्वाइन की और 2004 से लेकर के 2025 तक 21 सालों में मैंने 9 देशों में काम किया. Hello, my name is R.C. Singh, Ramesh Chand Singh. I belong to a small village in district Ayodhya in Uttar Pradesh. I joined IPS in 1988 in the Punjab cadre, and then I moved to United Nations after 20 years. I took my voluntary retirement. यूनाइटेड नेशंस में मैं करीब 21 साल मैंने काम किया 9 अलग अलग देशों में रहने के बाद. और अभी पिछले साल 30 जून 2025 को मैं श्रीलंका में मेरी आखिरी पोस्टिंग थी. वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं अब हिंदुस्तान वापस आया हूँ. लेकिन ये जर्नी जो करीब 35-36 सालों की रही आईपीएस और यूनाइटेड नेशन दोनों मिला करके, ये आसान नहीं रही. बड़े ढेर सारी चुनौतियाँ आई. अ लॉट ऑफ चैलेंजेस वेयर देयर. और मैं उनमें से कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. सबसे पहले तो गाँव की जो लाइफ है, बच्चे के एम्बिशियस बच्चे के पढ़ने के लिए वो बहुत सूटेबल नहीं होती, बहुत कन्वीनिएंट नहीं होती. हमें भी याद है कि जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, तब तक हमें घर में जूते नहीं मिले थे पहनने के लिए. हम नंगे पाँव स्कूल जाते थे, नंगे पाँव जाते थे, नंगे पाँव खेलते थे. तो अभी भी जैसे लगता है कल की बात है कि वो काँटे चुभ जाते थे खेलते समय पैरों में नीचे. तो हम काँटों से ही वो काँटे निकालते थे, बिकॉज़ घर आके फिर बताना नहीं होता था परिवार में कि मुझे काँटा लग गया है, क्योंकि वो डाँट पड़ेगी, इतना फालतू का तुम खेलने के लिए क्यों जाते हो खेतों में. तो वो लाइफ़ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा था, बहुत मोटिवेशनल हिस्सा था. आज जब मैं 60 साल की उम्र पार करने के बाद उन मोमेंट्स को याद करता हूँ, एंड व्हेन आई थिंक अबाउट दोज़, सो वो जैसे कहते हैं छोटी-सी गुदगुदी सी होती है बॉडी में, एक सेंसेशन सा होता है. दूसरी चीज़ जो हमें याद आती है कि मेरा स्कूल प्राइमरी स्कूल मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था. सो एवरी डे आई यूज्ड टू वॉक 3 किलोमीटर एंड आई विल कम बैक 3 किलोमीटर, सो अबाउट 6 किलोमीटर एवरी डे. मैं अपना हाई स्कूल किया अपने गाँव के स्कूल से, और उसके बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जो तब फैज़ाबाद होता था, आज उसका नाम अयोध्या हो गया है, तो फैज़ाबाद पढ़ने के लिए मैं आया. वहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है. तो वहाँ हमें याद है कि शहर में आने के बाद गाँव के लड़के को शहर में आने से जो एक ट्रांज़िशन होता है, जो उसके चैलेंजेज़ होते हैं, वो मेरे सामने आए. और मेरी जो पढ़ाई थी, वो वहाँ आके थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई. तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरे जो इंग्लिश के नंबर थे, जो 74 थे हाई स्कूल में, वो घट कर के 50 आ गए. तो लेकिन फिर हम आगे चले गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वहाँ जाके फिर मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया. वहाँ जाकर के हमें पता लगा कॉम्पिटिशन क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, पीएससी क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है. उसके पहले तक हमें ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ये सारे जो एकेडमिक गोल हैं या करियर गोल्स हैं, ये कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के बाद करीब 2 साल तक, फॉर अबाउट 2 ईयर्स, टिल आई डिड माय बीए पार्ट 1 एंड पार्ट 2. एट दैट टाइम इट वाज़ अ 2 ईयर कोर्स इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. अब तो 3 साल के हो गए हैं. So I completed those 2 years of BA, and then my father, who was a farmer, who did not have a regular source of income, he told me that, my son, I don't have more money to support your studies, so you have to find out your own ways and means to support yourself. तो मैंने ट्यूशन ढूँढा. मुझे पहले एक ट्यूशन मिला करीब 3-4 महीने के लिए, और फिर वो ट्यूशन बंद हो गया. एंड देन फिर मुझे दूसरा ट्यूशन मिला, जो हमारे ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, अभी भी हैं वो. उनके बच्चे को मैथ्स पढ़ाने का जिम्मा मुझे मिला. So, but the problem was that his son was studying in St. Joseph School, which was an English medium school, and my whole studies from my class 1 until university was going in Hindi medium. So I had no idea about how to teach an English medium student. So I borrowed his book for about 1 week. I said, let me first understand what exactly I have to teach here. Then I took a dictionary, और उस डिक्शनरी से लेकर के हमने उस बच्चे की किताब पढ़ी, और जब मुझे awareness हो गई कैसे पढ़ाना है, and then I started teaching him. Luckily to me, the boy did very good in maths, and of course after that he never looked back, and he still gives me the credit that I improved his mathematics subject. So इस तरीके से मैंने 1 साल किया.
लेकिन 1 साल में, इसी 1 साल में जब मैंने एमए फ़िलॉसफ़ी में जॉइन कर लिया था अपना, तो मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आई एमए प्रीवियस में। और तब उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, हमारे दोस्तों ने बताया, मुझे भी एहसास हुआ कि आई कैन कॉम्पीट फॉर द सिविल सर्विसेज़, यूपीएससी सिविल सर्विसेज़। बिकॉज़ उसके पहले तक जब हम बीए में पढ़ते थे, I had absolutely no idea, no realization that I have the potential to become an IAS ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। बट फिर ये बताया गया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी लोगों ने टॉप किया हुआ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, दे ऑल इन द पास्ट दे ऑल हैव गॉन टू सिविल सर्विस, या तो आईएएस हुए हैं या आईपीएस हुए हैं। बहुत ढेर सारे लोगों के नाम मुझे बताए गए और मैं जानता भी हूँ उन नामों को। तो उस समय हमें ये रियलाइज़ेशन हुआ कि आई कैन डू द सिविल सर्विसेज़। तो एमए प्रीवियस की पढ़ाई तो मैंने ट्यूशन से पूरी कर ली, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि नहीं, अब एमए फाइनल की पढ़ाई और बाद में यूपीएससी की पढ़ाई ट्यूशन से नहीं होने वाली है, तो इसके लिए मुझे कोई एक अपना रेगुलर जॉब का ऑप्शन ढूँढना है। सो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, कानपुर। द जॉब वाज ऑफ कॉइन नोट एग्जामिनर बेसिकली व्हेन यू, सो दैट जॉब आई गॉट इन 16th of January 1984. That job provided the stability to my preparation, to my studies. I had my own pay, I have my own salary. I can buy the books I want to buy. I can buy all the periodicals I want to buy. I can go anywhere I want to go. तो उस जॉब से मेरी पढ़ाई की स्टेबिलिटी मिली। 2 साल के लिए मैंने अपने को एम दिया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देने का, कि मैं 2 साल तैयारी करूँगा और उसके बाद मैं बैठूँगा। तो 84 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ। सेशन 83 का था, बट सेशन लेट चल रहा था, इसलिए 84 में कंप्लीट हुआ। 2 साल आई गिव इट टू माई सेल्फ दैट आई नीड 2 years टू प्रिपेयर। अ रीज़न फॉर दिस वाज़ बिकॉज़ I was studying in Hindi medium. My UPSC exam was going to be in a Hindi medium. And there are a lot of books when you study, especially the Western philosophy or political philosophy, then most of the books are available only in English. Now, how does a Hindi medium student prepare himself with the English book? So I had to translate those chapters, those parts from the English book and bring them into Hindi, and then I used to make my notes. So I knew that I have to have double time than an English medium student. So I gave myself 2 years, and then after 2 years, I appeared in 1986, but I failed into that. I cleared the prelims, but I could not clear the mains. And then I have this very interesting motivational thing to share with you about my father. When the result of the mains examination of 86 came, and I found that my name is not there in the successful candidates, of course, I was very, very dejected. And I went home. My mother was at home at that time. तो मदर से जाकर के जैसे जफ्फी मिलते हैं, हमने उनसे जफ्फी दी, उन्होंने हमें जफ्फी दी और फिर उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो मैंने कहा अम्मा नहीं हुआ। So immediately she, of course, she hugged me, she kissed me to support me. So I got some solace from her. After about half an hour, my father came from the field. He was working in the fields, and he came. And then when I told him that कि मेरा नहीं हुआ, सिलेक्शन जो है में क्वालिफाई नहीं कर पाया. So without showing any empathy or any sympathy, he immediately sort of blasted me, and he said that I knew that this is going to happen. So I was surprised. I said, how does he know? He's a farmer. How much he knows about the civil service examination? So, and then he clarified. He said that there was a time when I had told him that since I have been preparing for 2 years, so पहले चांस में सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेना कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए. So he said that that statement to him smacked of ignorance and pride. And then he said that he was afraid that I may not be able to make it because I had developed a pride in myself. I had developed ignorance in myself. So that was a very, very defining parenting by my father. And that forced me to look inwards. And then I did look inwards. And then next year, luckily, with his admonishment and of course with a better preparation, I cleared in the 87 examination and then joined in 1988. So in 1988, I got selected, and then I wanted to appear again for the civil services because I still had one chance left. At that time, there were 3 chances available. So first chance I had failed, second chance I got selected into IPS. I still had third chance. So government said that if you want to appear again, then you have to take extension. So you join next year along with the next batch. बिफोर दैट ये था कि आप ज्वाइन कर लीजिए और ट्रेनिंग के दौरान ही अगर आपका सिलेक्शन आईएएस में हो गया, आईएफएस में हो गया, सो यू लीव दैट सर्विस व्हिच वेयर यू हैव ज्वाइंड एंड देन यू गो एंड ज्वाइन द न्यू सर्विस.
बट इसमें गवर्नमेंट के काफ़ी रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते थे. सो गवर्नमेंट सेड दैट नो, नाउ यू टेक होल ईयर ऑफ, you give your exam, wait for your final result, and then you join the service which where you were selected. So I took the third year off, but I did not get into IAS or IFS. I did get selected, but I did not get these two services. So I went and joined in 1989. So Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie, was the place where I would and joined my foundation course on 21st August 1989. After 3 months of training, the foundation course, I moved to the National Police Academy in Hyderabad, where I spent 1 year. And then we were told in Hyderabad that our cadres have been announced, and I got Punjab cadre. Now, Punjab cadre at that point of time, if you remember, was infested with secessionist terrorism. There was a fictional country was named Khalistan, which will be made out of India, and these terrorists were fighting for that goal. So I remember I started receiving messages of sympathy, messages of support, that, oh, I'm so sorry that you've been allotted to Punjab cadre, and Punjab is very difficult these days, so I wish you good luck. So, but again, I remember about my father, when I told him, and he is such a great leader. He was such a great leader that he was not perturbed a bit by that. Rather, he says, Amo, aapko by caste we are Rajput, so he took a little bit of that Rajput tradition things into consideration, and he said, look, a Rajput should go to Punjab only because the Jat Sikhs of Punjab and Rajputs have a lot of things in common. So he said, don't worry about it. I think you are going to the right place. So I was again like astonished by his motivational thinking, that he's not worried, he's not scared, he's not fearful about his son's safety. He's thinking much beyond that. So we went to Punjab, and Punjab was a state at that time where it is said, not it is said, it was a real thing to happen, that daytime police were doing their duty, and nighttime the terrorists were doing their duty. They are going to the villages, and they were picking up the innocent people and killing them. So that much was the fear of the terrorists. But of course, there was an inspirational leadership of then Punjab Police Chief, Mr. KPS Gill, that in next about 2-3 years, that terrorism, which was feared there, was completely neutralized. And I still remember a particular encounter in the district Batala. There was a village called Chichrewal. I again have a very, very vivid memory of that, where we cordoned the terrorists in the village. And later on, we knew that there are 10 terrorists there. They are a group of 10 terrorists. And terrorists always used to wait for the night to fall, so that in the night they are able to move out, run out from the cordon of the police. But we prepared in such a methodical way, anticipating that the encounter will go overnight. We got about 50 vehicles from the police line of Batala, and we made arrangement for their refueling. We put all those 50 vehicles around the periphery of the village, facing towards the village, and put the headlights on. And whenever the fuel is going to finish, we will refuel the vehicles. So the whole village was completely flood lit, and there was no chance for the terrorists to escape. And then we had our snipers. Placed at different locations. We dug trenches for them so that they are safe from the incoming fire. So as soon as the terrorists, they tried at least 3-4 times in the night to escape. But as soon as they come out of the house where they were holding, these snipers will fire at them. So they could not escape. And next day, when the encounter continued, all the 10 terrorists were killed. But then we had to go into the bulletproof tractor. Bulletproof tractor was invented by Punjab Police at that point of time, because the terrorists used to go into the sugarcane fields, and they were safe there. You cannot kill there. You cannot go inside in the sugarcane field. So bulletproof tractor was invented. So finally, we had to go in the bulletproof tractor, demolish the wall of that house where they were holed up, and then in the ensuing encounter, the 10 terrorists were killed. So those type of incidents, those type of encounters, there were plenty of those in Punjab. And because of all these police operations, within end of 93, by the end of 93, the terrorism from Punjab was abolished. It had finished. So in 1999, I decided to move on deputation, because moving on deputation is a very important part of IAS and IPS both, or any civil servant's career.
The IPS is a cadre-based, just like IAS and IPS both are cadre-based services. So you are allotted to a state, and then you work in that state through your life. But in between, you can go on deputation to either you can go to your home state, which at that time you were allowed to do only once for 3 years. I do not know what is the procedure now. Or you can go to Government of India on deputation. So I decided to go in Special Protection Group. Special Protection Group is an organization which protects the Prime Minister and his family members. So in 99, I came and joined in Delhi. I was 36 years old at that point of time. And in SPG, most of the force, the manpower, I'm not talking about the officers, the manpower is very young. They are taken from CRPF, BSF, ITBP and all that. So they are like between 22 to 25 or 30 years of age. So, but the training which was conducted for SPG, it was common for all. So, and I came a rank of SP. These are sub-inspectors and inspectors, but they all have to do the same training called a basic foundation course. And it has 5 components. 100-meter run, you have to complete within 15 seconds. 5-kilometer run, you have to complete within 25 minutes. There's a 30 push-up, 10 chin-up, and there was obstacle course, which you have to complete in 8 minutes and 42 seconds. Now, it was a bit difficult for a 36-year-old me, police officer, who had lived a life of bit luxury in the state of Punjab, where you have vehicle, driver, orderly, steno, PA, your own personal security people. And now suddenly I have to do all these things alone, and I have to run and compete with the 22, 23-year-old youngsters. So, but I did. I could do that, and I passed successfully that test. And I still remember a particular incident when a 23-year-old sub-inspector from Bihar, when I overtook him in a 5-kilometer race, and he tried to again overtake me, but he could not overtake me. But at the end of the race, he said, "Sir, I don't know how you can do that. I tried my best to beat you, but I could not beat you." So with the pride and satisfaction, I completed my training of the SPG, and then I was inducted into the organization. I worked there for 4 years, 99 to 2003. So from 99 to 2001, I worked in the general pool of SPG. In 2001, I was inducted into the close protection of then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Now, Prime Minister Vajpayee is my favorite politician. I remember in 1978, when I was studying in the government college in Faizabad, he was a foreign minister of then government, Janata Party government, led by Morarji Desai. So I had gone to listen to his speech in then Gulab Badi grounds in Faizabad. And I was barely able to see him from a distance. I don't remember exactly what his face was at that time. But since then, he remained my most favorite politician. But I had never thought that down the line one day, I will be presented by the SPG director in front of him that, look, he is your new close protection officer. So for 2 years, I remained with him like a shadow. If he's in the car, I will be in the car. If he's at home, I will be at his home. If he's in the plane, I will be in the plane with him. And in fact, when General Pervez Musharraf took over the power in Pakistan, and then he traveled to India for what was called Agra Summit, where Prime Minister Vajpayee had a meeting with him. So because of some diplomatic reasons, that talks failed, and Government of India had decided that there will be no joint declaration issued. So Mr. Musharraf wanted a joint declaration issued so that he can go back to his country and tell people that my visit has been successful. So when he knew that India is not agreeing to that, he requested for a one-to-one meeting with the Prime Minister Vajpayee. और वो मीटिंग ग्रांट की गई, और उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ मैं था, और परवेज मुशर्रफ जी के साथ जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो मेरा काउंटर पार्ट है, वो थे. खाली 4 लोग वहाँ पे मौजूद थे. तो दिस इज़ वेरी यूनिक प्रिविलेज आई थिंक आई हैड इन दैट हिस्टोरिक मोमेंट कि 2 हेड्स ऑफ स्टेट बैठ के बातें कर रहे हैं. करीब 45 मिनट की मीटिंग थी वो. Contents of that, I'm sorry, I cannot disclose that because I still have my professional obligations. But that pleasure was very, very unique, and I still treasure that moment. 2003 में मैं SPG की पोस्टिंग पूरी करके और पंजाब वापस गया, क्योंकि मेरा प्रमोशन हो गया था DIG के तौर पर. तो DIG का प्रमोशन लेने के लिए मैं पंजाब वापस गया, और मेरा जो टाइम था 4 साल का, वो भी पूरा हो गया था. तो 6 महीने मैं वहाँ पे रहा एज DIG हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में. यूनाइटेड नेशंस में जाने की मेरी तमन्ना कुछ 4-6 सालों से बन गई थी, और मैं उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह देता रहता था.
तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है यूनाइटेड नेशंस की, उसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं लगता उसमें। अपना सीवी बनाइए ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के, जिस पोस्ट पे आपका प्रोफाइल फिट बनता है, वहाँ जाकर के आप अप्लाई कर दीजिए और इफ़ दे फाइंड यू सूटेबल दे विल कॉल यू फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो मैं ये चीज़ करीब 4-5 साल से कर रहा था। इनफैक्ट 97 में मैं 1 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस के मिशन पे गया था बोस्निया हर्ज़ेगोविना एज़ ए पुलिस ट्रेनर गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ जाके जब मैंने यूनाइटेड नेशंस की काम करने की स्टाइल को फर्स्ट हैंड देखा, तो बड़ा ही इंस्पिरेशनल लगा, बड़ा अच्छा लगा। कई चीज़ों में बहुत ओपन है, बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत इगैलिटेरियन है। तो जब वो 1 साल पूरा करके मैं वापस आया, तो मेरे मन में ये था कि अब यूनाइटेड नेशंस में जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने फिर अपनी एप्लीकेशन बनानी शुरू कर दी और 2003 में जब मैं डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन था पंजाब में, तब मुझे वहाँ से फाइनली ऑफ़र आया जॉइन करने का। और उसके पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी हुई थी। हमारे जो बॉस थे उस टाइम पे, जो मेरे आईजी थे, वो मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि कहाँ जाओगे यूनाइटेड नेशंस में, बड़े कॉन्फ्लिक्ट वाले कंट्रीज़ में काम करता है यूएन, वहाँ पे फैमिली की लाइफ़ नहीं होती है, अपनी भी पर्सनल लाइफ़ बहुत चैलेंज हो जाती है। तो उसके करीब 1 महीने पहले ही ऐसा हुआ था कि मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देनी थी वहाँ चंडीगढ़ के स्कूल में, मेरे बेटे की। और मैंने 25,000 रुपए पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड से लोन लेकर के दिया था। चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पर और फ़ीस देनी थी, तो मैंने वही हमारे सुपर जो बॉस हमारे थे, वही उसके सैंक्शन अथॉरिटी भी थे। तो मैंने उनसे कह कर के 25,000 रुपए लोन लिया था कि मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देनी है। वो फिर धीरे-धीरे अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट में कट जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आपको पता ही है कि मैंने अभी 25,000 रुपए लोन लेकर के अपने बच्चे की फ़ीस दी है। तो यूनाइटेड नेशंस में जाऊँगा तो यहाँ पे थोड़ा टैक्स फ्री सैलरी है, सैलरी भी अच्छी है, तो बच्चों को पढ़ा ले जाऊँगा। नहीं तो अभी बच्चे तो 4 में 5 ग्रेड में पढ़ रहे हैं। व्हेन दे विल गो टू स्टडी सपोज़ मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो उनको फिर कहाँ से पढ़ा पाएँगे? सो ही एग्रीड एंड ही गेव द परमिशन फॉर मी टू गो टू यूनाइटेड नेशंस। तो 7 जुलाई 2004 को फाइनली मैंने सिएरा लियोन में जाकर के अपने यूनाइटेड नेशंस की जो पहली पोस्टिंग थी वो जॉइन की। और 2004 से लेकर के 2025 तक 21 सालों में मैंने 9 देशों में काम किया। सिएरा लियोन, वहाँ से मैं डारफुर गया, डारफुर से साउथ सूडान गया, साउथ सूडान से मैं लेबनान गया, लेबनान से नाइजीरिया, नाइजीरिया से यमन, यमन से अज़रबैजान, अज़रबैजान से बांग्लादेश और बांग्लादेश से श्रीलंका। तो श्रीलंका में मैं 2 साल रहा हूँ, बांग्लादेश में मैं 5 साल रहा हूँ। तो 21 सालों की सेवा के बाद 30 जून 2025 को मैं यूनाइटेड नेशंस से रिटायर हुआ। यूनाइटेड नेशंस की लाइफ़ भी ईज़ी नहीं है, बहुत डिफरेंट होती है। ये अपनी जो नेशनल ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस और आईपीएस की है, उससे इसको हम इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं। तो नेशनल ब्यूरोक्रेसी और इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी में बहुत फ़र्क है। नेशनल ब्यूरोक्रेसी में आप बेसिकली एक वर्टिकल तरीके से काम करते हैं। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूनाइटेड नेशंस का मेरा काम करने का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेज़ वहाँ पे बहुत थे। साउथ सूडान में हमें अभी भी याद है कि हम टेंट में रहते थे, क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन ही नहीं थी। पूरे शहर में सेफ अकोमोडेशन नहीं थी जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ रह सकें। तो एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी होती है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़, यूएनएचसीआर। उसने वहाँ पे टेंट बनाए थे अपने स्टाफ के रहने के लिए। तो एक आम का बाग था, उसमें टेंट लगे थे और उस टेंट में एक छोटा-सा क्यूबिकल हमको मिला हुआ था, तो उसमें हम रहते थे। हमें अभी भी याद है, वो आम सुबह-सुबह आम गिरते थे, तो सुबह उठ करके हम जाके वहाँ से आम बीनते थे। और टॉयलेट वहाँ पे चूँकि एकदम बाग के एंड में कॉर्नर में बना हुआ था। लाइट टॉयलेट के अंदर तो थी, लेकिन हमारे टेंट से टॉयलेट तक जाने की लाइट नहीं थी, तो हम टॉर्च लेके रात-रात में जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हम टॉर्च लेके जा रहे हैं और रास्ते में वहाँ जाके देखा कि वो स्नेक बैठा हुआ है टॉयलेट सीट के अंदर, तो फिर ऑफ कोर्स उसको निकाला गया। तो इस तरह के चैलेंजेज़ यूनाइटेड नेशंस में बहुत आते हैं। रिमोट एरियाज़ हैं, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन कंट्रीज़ हैं जहाँ काम करते हैं आप, और उन सारी चीज़ों से सारे जो हालात हैं, जो सारी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके साथ हमें हमें कोप करना पड़ता है। मेरे अपने अनुभव के आधार पे, मेरी अपनी नेशनल सिविल सर्विस और इंटरनेशनल सिविल सर्विस के अनुभव के आधार पे, मैं जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के, उनके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस हैं छोटे, और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 3-4 पॉइंट हम आपको और बताना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हंगर। आप में जो इच्छा है यूपीएससी को क्रैक करने की या किसी भी चीज़ को करने की, कोई भी लक्ष्य आपने बनाया हुआ, उसमें हंगर बहुत ज़रूरी है। वो हंगर इनसैटिएबल होनी चाहिए। वो भूख कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी क्वालिटी है नेवर गिव अप। क्विटर नहीं होना है।
विंस्टन चर्चिल की एक बहुत मशहूर स्पीच है जिसमें वो वीआईपी के रूप में किसी जगह बुलाए गए थे। तो वो मंच पे जाते हैं, खड़े होते हैं, अपनी जेब से कागज़ का टुकड़ा निकालते हैं और उसको देख कर के पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? नेवर, 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 नेवर गिव अप, और टुकड़े को वो जेब में रख लेते हैं और उनकी स्पीच खत्म। तो हमें कभी गिव अप नहीं करना है। सेटबैक आएँगे आपकी लाइफ़ में, सबकी लाइफ़ में सेटबैक आते हैं, बट हमें गिव अप नहीं करना है। और तीसरा जो मैं बताऊँगा, आपको स्ट्रक्चर्ड स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर्ड स्टडी का मतलब ये है, आपको 6 पेज का सवाल लिखना है। तो वो 6 पेज आप कैसे लिखेंगे? स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं? क्लाइमेक्स कहाँ पे आएगा? एंड कहाँ पे आएगा? उन 6 पेजों में कितने पैराग्राफ होंगे? एक पेज पे कितने पैराग्राफ होने चाहिए आपके आइडियली? एक पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होने चाहिए? सेंटेंस सिंपल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस नहीं होने चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है पढ़ाई की, ये बहुत ज़रूरी है। ये जब आप प्लान करेंगे अपनी चीज़ों को, तो फिर आप उसमें सफल होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एंडेवर्स।